Hello friends, now let's discuss our topic sound waves. साउंड वेव्स की पूरी थियोरी कराए हुए 3-4 दिन हो चुका है और आई होप आपने मेरा दिया गया इस स्टडी पैकेज को सॉल्व भी करना चालू कर दिया है, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर दिए हैं. इनफैक्ट दिस इज अ कंबाइंड पैकेज ओवर द कंसेप्ट ऑफ वेव्स. इसमें वेव मोशन इन स्ट्रिंग और साउंड वेव्स दोनों को साथ में मिलाकर यह एक पैकेज बना हुआ है. इस पैकेज का डिस्कशन मैंने ऑलरेडी वेव्स इन स्ट्रिंग में तो इसके काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स करा ही दिए थे और अब आज से मैं जो साउंड वेव्स पर बेस्ड प्रॉब्लम्स है उनको डिस्कस कराना चालू कर देता हूँ. इनफैक्ट आज मैं डिस्कशन कम करूँगा, आज मैं अपनी तरफ से कुछ इलस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स उठाकर वह पहले करा देता हूँ. So today's session would be just like illustration of few numerical problems. और जो मैं प्रॉब्लम्स कराऊंगा इन्हें आप बड़े ध्यान से देखते जाइए. प्रॉब्लम को पढ़ने का तरीका बताऊंगा, दिए गए डेटा को समझने का तरीका बताऊंगा, कंसेप्ट अप्लाई करने का तरीका बताऊंगा, फिर सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा और फाइनली आंसर भी लाकर दिखाऊंगा. साउंड वेव्स में ये जो प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस पार्ट में से मैं लाइन से यह सारे प्रॉब्लम्स 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 यह प्रॉब्लम्स मैं लाइन से इस समय करवाते जाता हूं. जिस ऑर्डर में लिखे हैं उसी ऑर्डर में करूंगा. सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर 24. खास बात, प्रॉब्लम को कैसे पढ़ा जाना चाहिए और किस तरह से साउंड वेव्स की जो ढेर सारी थ्योरी मैंने समझाई है उसमें से सोचना कि कौन सा कंसेप्ट इधर अप्लाई होगा, वह सोचना और फिर उसको अप्लाई करना. Start reading 24th problem. Please read कीजिए. Let's read. The audio speaker are kept some distance apart. Audio speaker are kept some distance apart and are driven by the same amplifier system. एक ही एम्पलीफायर से ऑडियो स्पीकर कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, उनको हम ड्राइव कर रहे हैं. अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ प्लेस 6 मीटर फ्रॉम वन स्पीकर. यह स्पीकर S1 है और यह स्पीकर S2 है. दोनों को सेम एम्पलीफायर से ड्राइव करा जा रहा है. यदि सेम एम्पलीफायर से ड्राइव करेंगे तो दोनों में हमेशा सेम फ्रीक्वेंसी होएगी. यह दोनों S1 और S2 कोहेरेंट सोर्स होंगे. नाउ अ पर्सन इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर फ्रॉम वन ऑफ द स्पीकर एंड 6.4 फ्रॉम द अदर. पर्सन है वह कहीं इधर हो सकता है, पर्सन P. यह स्पीकर S1 से तो 6 मीटर्स की दूरी पर है और स्पीकर S2 से यह 6.4 मीटर्स की दूरी पर है. If sound signal is continuously varied from, जो साउंड सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी है 500 हर्ट्ज टू 5000 हर्ट्ज. What are the frequencies for which there is destructive interference at a place of the listener and the speed of sound is given to be 320 meters per second. For what frequency will have destructive interference at P? अब मैं कहता हूं सबसे पहले कंसेप्ट हम अप्लाई करते हैं. एट P पाथ डिफरेंस क्या होगा? एट P जो पाथ डिफरेंस होगा, S1 से आने वाली वेव 6 मीटर्स ट्रेवल करेगी और S2 से आने वाली साउंड वेव 6.4 मीटर्स ट्रेवल करेगी. तो पाथ डिफरेंस एट P
would be 0.4 meters. इन दोनों का डिफरेंस, इधर 6.4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड है और इधर 6 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड है. सो दिस इज द पाथ डिफरेंस फॉर द टू वेव्स इंटरफियरिंग एट P. S1 से भी एक साउंड वेव आ रही है, S2 से भी एक साउंड वेव आ रही है. दोनों वेव सेम फेज में थी. सेम फेज में क्यों थी? सेम फेज में और सेम फ्रीक्वेंसी में. क्यों? क्योंकि एक ही स्पीकर इसे ड्राइव कर रहा, एक ही स्पीकर एक साथ दोनों जगह, एक ही एम्पलीफायर एक साथ दोनों स्पीकर में सेम फेज में और सेम फ्रीक्वेंसी की वेव्स भेजता है. सेम फेज की और सेम फ्रीक्वेंसी की वेव्स S1 से और S2 से ट्रेवल करते हुए पॉइंट P तक पहुंचती है. S1 से आने वाली वेव 6 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगी. S2 से आने वाली वेव दिस वुड ट्रेवल बाय अ डिस्टेंस ऑफ 6.4 मीटर. सो देयर वुड बी अ पाथ डिफरेंस. द पाथ डिफरेंस वुड बी दिस. अब हम कहते हैं फॉर मिनिमम इंटेंसिटी एट P. अब उन्होंने पूछा है फॉर मिनिमम इंटेंसिटी एट P or for destructive interference at P. हम अच्छी तरह से जानते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन होती है कि पाथ डिफरेंस होना चाहिए ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2. पाथ डिफरेंस यदि ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 होएगा तो वह डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होएगा. अब दिस पाथ डिफरेंस विच इज रिटन इन टर्म्स ऑफ लैम्डा बाय 2, इसको हम फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिख देते हैं. वेलोसिटी इज लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी और लैम्डा इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी. सो इस पाथ डिफरेंस को हम लिख देते हैं लैम्डा की जगह V by F. सो द पाथ डिफरेंस मस्ट बी ऑड मल्टीपल ऑफ V by F. मैं इस तरह से लिख सकता हूं. सो दिस इज द कंडीशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ द टू वेव्स इंटरफियरिंग एट पॉइंट P. मैं इसे रीअरेंज करके लिखता हूं. द फ्रीक्वेंसीज दैट वुड अंडरगो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट पॉइंट P वुड बी गिवन बाय 2n-1 V upon 2 times delta x. All these frequencies would undergo destructive interference at P. मैं इसे अब लिखता हूं 2n-1. यह तो ऐसा कैसे लिखता हूं? V की जगह मैं लिखता हूं 320 मीटर्स पर सेकेंड. 2 इंटू पाथ डिफरेंस की जगह पर मैंने ऊपर पाथ डिफरेंस लिख रखा है 0.4. this much hertz. So this frequency could be written as, जरा देखिए मैं पॉइंट हटा के फिर 8 से कैंसिल कर देता हूं, इधर लिख देता हूं 400. So this is 2n-1 into 400 hertz. अब all this frequency would undergo destructive interference at P. अब कौन कौन सी पॉसिबल फ्रीक्वेंसी है? 5000 से 5000 हर्ट्ज के बीच में जो फ्रीक्वेंसी होगी, n की वैल्यू यदि 1 रखूंगा तो 400, मगर वो फ्रीक्वेंसी तो है ही नहीं, तो n की वैल्यू में रखता हूं 2. सो 3 into 400. सो फॉर n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 1 रखने पर जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ रही है दैट इज 400 हर्ट्ज, वो तो स्पीकर एमिट ही नहीं कर रहा है, रेडिएट ही नहीं कर रहा है. तो n इक्वल टू 1 वाली जो रिजल्ट है उसको इग्नोर कर दो. n इक्वल टू 2 रखेंगे. 3 into 400, f1 is 1200 हर्ट्ज. n इज इक्वल टू 3 रखते हैं. 3 into 2 6 minus 1 5 into 400 200 hertz. f2 is 2000 hertz. फिर n is equal to 4 रखते हैं तो इधर आ जाएगा 7.
7 into 400, F3 is 2800 हर्ट्ज। फिर 9 into 5 के लिए F4 is 3600 हर्ट्ज। फिर n is equal to 6, तो इधर 6 आएगा 11 into, so F5 is 4400 hertz, and finally 7 जब मैं रखूंगा तो 13 into 400, 5200, वहां इग्नोर कर देंगे। So all these frequencies n is equal to, इन सभी वैल्यू के लिए all this frequency undergo destructive interference। मैं लिख देता हूं, those values of frequency are 1200 hertz, 2000 hertz, 2800 hertz, 3600 hertz, and 4400 hertz. This is the answer। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन हमने समझी, कंडीशन समझ के जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन निकाला और उसमें n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमने फाइनल आंसर कंक्लूड करा। बड़े ध्यान से 24th प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को देखिए। अब हम 25th प्रॉब्लम को समझना चालू करेंगे। पहले ध्यान से इस पूरे सॉल्यूशन को, प्रॉब्लम को पढ़िए बार बार। क्या दिया गया है, क्या पूछा गया है, कैसे प्रॉब्लम को समझा गया, कैसे कंसेप्ट को डेवलप करा गया, कैसे फाइनल आंसर के लिए एक जनरलाइज्ड इक्वेशन लिखी और फिर कैसे फाइनल आंसर लिख दिया। इस बात को समझिए और फिर 25th प्रॉब्लम पढ़ना भी चालू कर दीजिए। प्लीज नोट इट डाउन। Now let us read this problem number 25th। ध्यान से पढ़िए। A source of sound and a detector are placed at some distance from one another। फिगर दिया हुआ है, साउंड सोर्स इधर है और डिटेक्टर इधर है और यह दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन है। This is the separation between. A source of sound and a detector are placed at some distance from one another. A big cardboard is placed near the detector and perpendicular to line SG as shown in figure। यह लाइन SG है, इसके परपेंडिकुलर इस तरह से एक बड़ा सा कार्डबोर्ड रखा हुआ है। It is gradually moved away and it is found that intensity changes from maximum to minimum as board is moved through a distance of 20 सेंटीमीटर। जब इस बोर्ड को हमने 20 सेंटीमीटर से मूव करवाया, 20 सेंटीमीटर से मूव करवाया, तो इस जगह पर साउंड की मैक्सिमम इंटेंसिटी थी और 20 सेंटीमीटर मूव करवाने पर मिनिमम इंटेंसिटी डिटेक्ट होती है डिटेक्टर के द्वारा। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड एमिटेड, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 320 मीटर्स पर सेकेंड। अब देखिए कैसे यह फिनोमेना हो रहा होगा। हम कहते हैं सोर्स से एमिट होकर एक साउंड वेव तो डायरेक्टली डिटेक्टर पर पहुंच रही होगी, सोर्स से एमिट होकर एक साउंड वेव तो डायरेक्टली डिटेक्टर तक पहुंचेगी और एक साउंड वेव सोर्स से एमिट होकर कार्डबोर्ड तक
और कार्डबोर्ड से टकराकर डिटेक्टर तक इस तरह से पहुंच रही होगी। ऑल्दो इधर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वहां मत सोचिए, मैंने तो सिर्फ एक दिखाया है। दिस एक तरीके से बिल्कुल पैरेलली अलोंग दिस लाइन ही ट्रेवल कर रही है एक वेव और फिर टकराकर लौट रही है, ऐसे सोचिए। इधर से ही एक वेव ट्रेवल करी, टकराकर ऐसी की ऐसी ही लौटी। दिखाने के लिए मैंने वेव को ऐसे जाते हुए और ऐसे लौटते हुए दिखा दिया। अब यदि सोर्स और डिटेक्टर और कार्डबोर्ड के बीच में सेपरेशन L है, तो मैं कहता हूं इनिशियल पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू इंटरफेयरिंग वेव। कौन सी दो इंटरफेयरिंग वेव? एक तो जो सीधा सोर्स से डिटेक्टर तक जा रही है, और दूसरी वेव जो सोर्स से कार्डबोर्ड तक गई और कार्डबोर्ड से रिफ्लेक्ट होकर आई। इन दोनों में पाथ डिफरेंस क्या है जरा देखिए। यह वेव इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी Sg, जबकि यह वेव Sg के बाद L कार्डबोर्ड तक जाने में और L लौटने में, तो टोटल पाथ डिफरेंस हो जाएगा 2L। और यदि इस समय पर मैक्सिमम इंटेंसिटी सुनाई दे रही है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड डिटेक्ट हो रहा है, तो यह जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए, इट मस्ट बी इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। इनिशियल फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी और फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब उन्होंने क्या कहा कि इस कार्डबोर्ड को 20 सेंटीमीटर से शिफ्ट करा गया, और 20 सेंटीमीटर से शिफ्ट करने पर इंटेंसिटी मैक्सिमम से मिनिमम हो गई। अब मैं लिखता हूं फाइनली अपॉन शिफ्टिंग बाय 20 सेंटीमीटर। जब हम 20 सेंटीमीटर से शिफ्ट करें, इसको मैं x कह देता हूं, तो अब पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा? अब पाथ डिफरेंस हो जाएगा, यह L से 2L तो हो ही रहा है, x से जब शिफ्ट करा तो 2x से पाथ डिफरेंस और बढ़ जाएगा, तो 2L प्लस 2x यह नया पाथ डिफरेंस होगा। 2L तो ओरिजिनली था ही, x से शिफ्ट करा तो x प्लस x 2x से पाथ डिफरेंस बढ़ जाएगा, तो अब नया पाथ डिफरेंस हो जाएगा 2L प्लस 2x, यह नया पाथ डिफरेंस है। और इस पाथ डिफरेंस पर क्या हो रहा है? साउंड इंटेंसिटी मैक्सिमम से मिनिमम हो गई। मतलब अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ गया। इसका मतलब पहले L लैम्डा पाथ डिफरेंस था, अब जो पाथ डिफरेंस हो गया N प्लस 1/2 लैम्डा। Since we have next minimum intensity or we have next destructive interference, इस बात को समझना, यही कंसेप्ट है। यदि यह बात समझ में आ गया तो प्रॉब्लम हो गया। अब दिस माइनस दिस कर दीजिए आप, बस देयर इज अ न्यू पाथ डिफरेंस, दिस माइनस दिस कर देते हैं हम, तो 2L कैंसिल हो जाएगा 2x इज इक्वल टू दिस माइनस दिस करेंगे तो L लैम्डा कैंसिल्ड इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2, और लैम्डा इज इक्वल टू 4x, और लैम्डा इज इक्वल टू 4 इंटू 20 सेंटीमीटर, लैम्डा इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, और लैम्डा इक्वल टू 0.8 मीटर।
हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है. फ्रीक्वेंसी इज वेलोसिटी अपॉन द wavelength lambda. So the frequency is velocity is 320 meters per second and lambda is 0.8. और नहीं, वेलोसिटी 336 दे रखा है इन्हें, 336. तो 336 लिखेंगे हम इधर, 336. So this would give me and I cancel 420. Frequency comes out to be 420 hertz. This is the answer to the problem. जरा बड़े ध्यान से देखिए कंसेप्ट किस तरह से अप्लाई करा गया है. पहले हमने यह कहा है कि एक जो वेव इंटरफेयर कर रही है उसको मैं दो अलग अलग कलर से दिखा देता हूं. एक साउंड वेव तो सीधा सोर्स से डिटेक्टर तक जा रही है, और एक साउंड वेव सोर्स से कार्डबोर्ड तक और फिर कार्डबोर्ड से लौट कर. इन दोनों वेव में इंटरफेरेंस हो रहा है. ओरिजिनल पार्ट डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फाइनल पार्ट डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. कॉन्सेक्यूटिव कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव है, इसलिए यह कंडीशन. दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर दिया, वेवलेंथ निकाल दिया, वेवलेंथ से फ्रीक्वेंसी निकाल दिया. प्लीज नोट इट डाउन. और 26 प्रॉब्लम को पढ़ना भी चालू कर दीजिए. चलिए अब 26 प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. एक ही तरह के प्रॉब्लम से वैसे ही मुझे भी करने में मजा आ रहा है इसलिए करा रहा हूं. टू स्टीरियो स्पीकर्स आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2.4 मीटर्स. स्पीकर S1 और इधर स्पीकर S2, दे आर सेपरेटेड बाय 2.4 मीटर्स. दे रखा है, फिगर भी बना रखा है. अ पर्सन स्टैंड्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.2 meters. Here we have got a person and he is standing at a distance of 3.2 meters. Directly in front of one of the speaker as shown in the figure. Find the frequency of in the audible range for which listener will hear a minimum sound intensity. Speed of sound in air is 320 meters per second. Speed of sound is 320 meters per second. और जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी है दैट इज 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज. इसमें हमें यह बताना है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी ऐसी रहेंगी जिनकी मिनिमम साउंड इंटेंसिटी होगी. अब देखिए, हम कहते हैं स्पीकर S1 से एक वेव डायरेक्टली इधर जाएगी और स्पीकर S2 से एक वेव इधर जाएगी. इन दोनों साउंड वेव में पाथ डिफरेंस होगा. वह पाथ डिफरेंस हम डिटरमाइन कर लेते हैं. पाथ डिफरेंस एट P between two sound waves from S1 and S2, वह हम डिटरमाइन कर रहे हैं. दैट पाथ डिफरेंस, यह S2 से आने वाली वेव ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी एंड दैट वुड बी अंडर रूट ऑफ 2.4 स्क्वायर
प्लस 3.2 स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से माइनस 3.2. दिस इज द पार्ट डिफरेंस इन मीटर्स. इस पार्ट डिफरेंस को मैं डिटरमाइन कर देता हूं. मैं कहता हूं 0.8 स्क्वायर, 0.8 स्क्वायर कॉमन, तो 0.8 तो बाहर आ गया, अंडर रूट रह गया 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 3.2, तो 5 हो गया. पाथ डिफरेंस इज 0.8 इंटू 5 माइनस 3.2. 4 माइनस 3.2, पाथ डिफरेंस है 0.8 मीटर्स. यह पाथ डिफरेंस है. अब मैं कहता हूं फॉर मिनिमम एट पी, फॉर मिनिमम एट पी और फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट पी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट पी, हम कहेंगे यह जो पाथ डिफरेंस है यह ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 होना चाहिए. तो यह जो पाथ डिफरेंस है 0.8 मीटर्स, यह होना चाहिए ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 और लैम्डा वुड बी 1.6 अपॉन 2n-1. मगर हम अच्छी तरह से जानते हैं वेलोसिटी इज वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी इज वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ. तो फ्रीक्वेंसी होना चाहिए वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ, सो दैट वेलोसिटी इज 320 मीटर्स पर सेकेंड अपॉन वेवलेंथ की जगह 1.6 इंटू 2n-1, दिस मच हर्ट्स. जरा सॉल्व कर लेते हैं इसको. सॉल्व कैसे करेंगे? मैं डेसिमल हटा के 0 लिखता हूं और फिर 200. सो 2n-1 इंटू 200 हर्ट्स. अब ऑडिबल रेंज में सारी फ्रीक्वेंसी चाहिए हमको, ऑडिबल रेंज में सारी फ्रीक्वेंसी. तो n इक्वल टू 1 के लिए 200, n इक्वल टू 1 के लिए f1 हुआ 200, n इक्वल टू 3 के लिए हुआ, n इक्वल टू 2 के लिए 3 इंटू 600. तो 20,000 तक तो काफी सारी हो जाएंगी. तो मैं तो जनरलाइज आंसर लिख देता हूं. f इज इक्वल टू 2n-1 इंटू 200 हर्ट्स, where n is starting from 1, क्योंकि 1 से भी 200 हर्ट्ज आ रही है, और 1, 2, 3 एंड सो ऑन. कहां तक? अप टू 20,000 हर्ट्ज. तो 20,000 के लिए जो होगा n की वैल्यू 20,000 से कम पर, ऑड मल्टीपल ऑफ 20,000, तो ऑड मल्टीपल ऑफ 200. तो 200 का ऑड मल्टीपल जो जाएगा वह अप टू n इक्वल टू 50 कर दूं मैं. 200, 600 और इस तरह से यह बढ़ते बढ़ते कहां तक जाना चाहिए? 4 मुझे दिख रहा है 400 अप टू 50, तो 49 टू दिस अप टू 50. मैं इसी समय आंसर भी देख ही लेता हूं यहीं कहीं. और 26 करने का तरीका बड़े ध्यान से देख लो. आई थिंक 49, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. नोट इट डाउन, बड़े ध्यान से समझिए. 27 प्रॉब्लम करूंगा इसके बाद. सोर्स S1 से एक वेव चली पॉइंट P तक गई, सोर्स S2 से एक वेव चली पॉइंट P तक गई. पॉइंट P पर हमें चाहिए डिस्ट्रक्टिव और मिनिमम.
पॉइंट पी पर हमें चाहिए डिस्ट्रक्टिव और मिनिमम साउंड इंटेंसिटी। तो पहले पॉइंट पी पर हमने पाथ डिफरेंस निकाला। कैसे? S2 से P तक का पाथ ट्रेवल्ड इतना होगा, S1 से P तक का पाथ ट्रेवल्ड इतना होगा। दोनों में जो डिफरेंस आया वह निकाल लिया। यह डिफरेंस होना चाहिए ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। तो ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 की कंडीशन लिखी मैंने, पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2, उससे वेवलेंथ निकाला, उससे फ्रीक्वेंसी निकाली, फ्रीक्वेंसी के लिए जनरलाइज एक्सप्रेशन, इनकी जगह वैल्यूज देखी और ऑडिबल रेंज में पूरी चाहिए तो यह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। प्लीज चेक इट। चलिए अब हम 27th प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। उसमें लगने वाले कंसेप्ट को समझते हैं। सोर्स S एंड द डिटेक्टर D आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस D अपार्ट। इधर एक सोर्स है और इधर एक डिटेक्टर है और इन दोनों में जो डिस्टेंस है वह है स्मॉल d। A big cardboard is placed at a distance h, as a distance root 2d है, at a distance root 2d। यह बिग कार्डबोर्ड और इसकी दूरी है रूट 2d। फिगर में दे रखा है यह चीज, as shown in figure। The source emit a wave of wavelength d by 2। जो वेवलेंथ है दैट इज d by 2। देखिए सब काम स्मॉल d में ही चल रहा है। Which is received by the detector after reflection from the cardboard। It is found to be in phase with direct waves received from the source। एक वेव तो सोर्स से डिटेक्टर तक डायरेक्टली जाती है इस तरह से, और एक वेव कार्डबोर्ड से टकराकर रिफ्लेक्ट होकर जाती है इस तरह से, और यह इन फेस है। By what minimum distance should the cardboard be shifted so that reflected wave becomes out of phase with the direct wave। अब कार्डबोर्ड को हम शिफ्ट करते हैं तो शिफ्ट करने के बाद जो नई पोजीशन है उसको मैं ऐसे बना देता हूं, दिस इज अ न्यू पोजीशन ऑफ कार्डबोर्ड, और अब जो नई वेव है वह इस तरह से ट्रेवल करते हुए ऐसे पहुंचती है। अब ये आउट ऑफ फेस हो जानी चाहिए। देखिए सबसे पहले मिनिमम डिस्टेंस शिफ्ट निकालना। मैं कहता हूं इनिशियल कंडीशन में इधर लिखना चालू करता हूं। इनिशियली पाथ डिफरेंस में डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहा हूं। इनिशियल जो पाथ डिफरेंस दैट इज यह वेव जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी रूट 2d प्लस रूट 2d और d by 2 स्क्वायर, और 2 टाइम्स ऑफ दिस, 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं मैं। यह दिस प्लस दिस तो 2 टाइम्स हो रहा है। मैं यह हाइपोटेन्यूज निकालने की कोशिश कर रहा हूं, d by 2 स्क्वायर प्लस रूट 2d स्क्वायर। यह तो यह टोटल डिस्टेंस हुई माइनस d। दिस इज द इनिशियल पाथ डिफरेंस। जरा इसे सॉल्व कर लेता हूं मैं। दिस इज 2 टाइम्स d स्क्वायर बाय 4 अंडर रूट ऑफ d कर दूं 1 by 4 plus 2, so this becomes minus d। तो ये हुआ
8 9 9 by 4 9 by 4 अंडर रूट ऑफ 9 by 4 तो 2d इंटू 3 by 2 माइनस g तो 3d 2d. This is initial path difference. It's 2d. This is initial path difference. और यह इन फेज है. Now this is equal to 4 n lambda, but lambda is g by 2. तो मैं कहूंगा this 2d is equal to 4 times d by 2. जरा देखिए, it's 4 times d by 2 और 4 times lambda. Hence, initially in phase or constructive interference होएगा initially. अब ये तो हुआ initial condition. A source and the detector D are placed at a distance g apart. Brick cardboard is at a distance of h at a distance of root 2d from the source and detector as shown. The source emit a wave of wavelength d by 2 which is received. It is found in phase direct wave received. By what minimum, अब मैं आगे पढ़ रहा हूँ, by what minimum distance cardboard be shifted so that reflected wave becomes out of phase with the direct wave. मान लीजिए मिनिमम डिस्टेंस जो मूव करा दैट इज x. So after moving by x, after moving by distance x, तो अब नया पाथ डिफरेंस में लिखता हूं. नया पाथ डिफरेंस जो एग्जैक्ट होगा 2 अंडर रूट ऑफ d by 2 स्क्वायर. यह d by 2 स्क्वायर जैसा कैसे रहेगा और ये हो जाएगा प्लस रूट 2d प्लस x होल स्क्वायर माइनस d. यह होगा नया पाथ डिफरेंस. इन दिस न्यू पाथ डिफरेंस मस्ट बी इक्वल टू, ये तो नया पाथ डिफरेंस हुआ. अब ये आउट ऑफ फेज होना है. इसको आउट ऑफ फेज होने के लिए मैं कहूंगा that this new path difference x dash must be equal to 2d plus lambda by 2. ओरिजिनल पाथ डिफरेंस 2d था, इसके बाद अगला lambda by 2 और this must be equal to 2d plus d by 4. यह होना चाहिए. इस बात को समझना एक खास चैलेंज है. फॉर destructive, next destructive interference. And minimum value of x. x की मिनिमम वैल्यू के लिए और उसके लिए नेक्स्ट डिस्ट्रक्टिव हो जाए. तो पाथ डिफरेंस जो ओरिजिनल 2d था वह तो रह गई, प्लस लैम्डा बाय 2 हो जाए. बस पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 से बढ़ जाए. लैम्डा बाय 2 से पाथ डिफरेंस बढ़ गया तो कंस्ट्रक्टिव से डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा. मैं इसी कंडीशन को अब अप्लाई कर रहा हूं. इधर लिखता हूं 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ d स्क्वायर बाय 4 प्लस रूट 2d प्लस x होल स्क्वायर माइनस d इज इक्वल टू 2d प्लस d बाय 4. तो यह हुआ. इधर आके 3d प्लस d बाय 4, 3d प्लस d बाय 4 हो गया 3d प्लस d बाय 4. तो 12d प्लस d 13d बाय 4 और d स्क्वायर बाय 4 प्लस रूट 2d प्लस x होल स्क्वायर
अंडर रूट दिस इज इक्वल टू 13d/8। 13d/4 उसका 2 नीचे आ गया, 13d/8 इस तरह से। अब मैं स्क्वायर भी कर दूं, d²/4 प्लस √2d प्लस x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 169d²/64। अब मैं क्या करता हूं, ये d²/4 को इधर ले जाता हूं, इधर ले जाने से पहले मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं एक टर्म से 16 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं, तो इधर हो जाएगा d²/64 इधर भी हो जाएगा, तो 169 माइनस 16, 169 माइनस 16 जो होगा √2d प्लस x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 16 d²/64। अब मैं अंडर रूट लेता हूं, ये 153 हुआ, अंडर रूट 2d प्लस x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 153 d/8। अब मैं x की वैल्यू निकाल देता हूं, x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 153/8 माइनस √2 ऑफ d। यू सॉल्व इट, 144 का रूट होता है 12 और 13 के बीच में आएगा अंडर रूट, तो 1.5 1.3 1.5 1.6 के बीच में होगा, माइनस √2। सॉल्व कीजिए इसको, 1.41, 0.9 और 0.19 के कहीं बीच में 0.13d। दिस इज द फाइनल आंसर। बड़े ध्यान से पूरे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को देखिए किस तरह से करा गया है। ट्वेंटी सेवेंथ है 0.13d। पहले इनिशियली पाथ डिफरेंस निकालने का तरीका देखिए, इनिशियली पाथ डिफरेंस निकालने का तरीका। इस पाथ डिफरेंस को इनिशियली इन फेस है, तो इस पाथ डिफरेंस को n लैम्डा करा, और वो n लैम्डा कैसे दिख रहा है। फिर हल्का सा इसको मिनिमम डिस्टेंस x से मूव करवाया, तो नया पाथ डिफरेंस। अब ये आउट ऑफ फेस हुआ, नेक्स्ट आउट ऑफ फेस, तो उसके लिए कंडीशन देखिए और फिर सॉल्व करने का तरीका। ध्यान से देखने के बाद अब हम 28th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। नोट इट डाउन।